गुड मॉर्निंग चैंपियंस। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल रात को रिजल्ट आई है ना। तो अब पता नहीं पीएससी को अलग ही शौक चढ़ा है कि रात के 1 बजे कभी 3 बजे। तो इसमें क्या है ना, जिनका सिलेक्शन होता है वो खुशी के मारे सो नहीं पाते, और जिनका नहीं हुआ है वो दुख के मारे नहीं सो पाते। तो नींद खराब हुई होगी कल लगभग, पता नहीं कितने 1.5 लाख लोगों का, है ना। बट एनीवे, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने जो मेहनत करी थी, कल फाइनली रिजल्ट आया। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को पहले से पता रहता ही है कि निकल जाएगा, है ना। और बहुत सारे लोगों को ये पता रहता है कि उनका नहीं निकलेगा, बेस्ड ऑन जो उन्होंने मॉडल आंसर से मार्क्स कैलकुलेट किए रहते हैं, है ना। तो बस वो कश्मकश रहती है जो बॉर्डर में रहते हैं, कि होगा कि नहीं होगा। बट बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, है ना। बट चलिए, आज रिज़ल्ट आ गया, श्योरिटी हो गई है ना। तो जो भी आपके परमपिता परमेश्वर, जिस पे भी, जिस भगवान पे को भी बिलीव करते हो आप, उनको धन्यवाद दीजिए, है ना। क्योंकि कृतज्ञता एक बहुत अच्छी खूबी है। अभी की जनरेशन में थोड़ी कम हो रही है, लेकिन थैंक गिविंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप की सफलता में कहीं न कहीं बहुत लोगों का हाथ होता है। तो उन सबको एक बार बिल्कुल थैंक यू बोलें, और आगे का जो नेक्स्ट स्टेज है उस पे उसकी तैयारी शुरू करें, है ना। मेरा हमेशा से मानना रहता था कि ऐसा कोई रेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेक लेने वाला डे नहीं होता, क्योंकि बहुत लिमिटेड डे होते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन बाद होली है, तो थोड़ा-सा ब्रेक होगा ही। मगर जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने 25 या 30 दिन जो भी थे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया होगा, ठीक है। एक जस्ट क्विक डिस्कशन था जो हमारे कट ऑफ प्रेडिक्शन पे, है ना। मैं एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहता कि हमारा प्रेडिक्शन सबसे क्लोज़ था, बट मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे थे ना कि 125 आएगा, 130 आएगा, पिछले साल की जो रैंक 2 है उनका कहना था 130 आएगा। एक और हमारे गुरुदेव हैं, रेगुलर वीडियो बनाते हैं, वो भी 125-28 आएगा करके। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो इतना बड़ा-बड़ा कट ऑफ बता के जो एस्पिरेंट हैं उनको डराते रहते हैं, उन लोगों को इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो ट्रस्ट करते हैं जो कहीं न कहीं टॉपर हैं उनकी बातों पे, तो फिर डिमोटिवेशन होता है, फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना? और ये तो वही बात हो गई ना कि आप पिच में उतरे बगैर आप प्रेडिक्शन क वो पिच रिपोर्ट बना रहे हो कि ये पिच ऐसी, क्रिकेट में होता है ना पिच रिपोर्ट, तो आप ऐसे विशेषज्ञ बन रहे हो कि पिच को आपने देखा ही नहीं, और आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि इसमें तो बहुत रन बनेंगे, स्ट्रिक्ट, है ना। लेकिन जब आप पिच में उतरते हो, मतलब जब एक्चुअल एग्ज़ाम देते हो, तब आपको पता चलता है कि पेपर ट्रिकी था, है ना। तो आप लोगों से जो हमने लोगों ने फीडबैक लिया था, उसके हिसाब से ये जनरल का 110 बताया था, ओबीसी का 108 के आसपास, रफली इसी के आसपास है। मतलब मैं प्लस टू माइनस ऐसा कुछ नहीं करा था, जो बेस्ड था उसके हिसाब से दे दिया था, है ना। तो ये एसटी-एससी का हम लोग का ज़्यादा प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं हुआ, बट ये जनरल और ओबीसी जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे, तो उसके काफ़ी करीब हैं हम लोग, है ना। तो वही है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि हम लोगों ने पेपर दिलाया था, तो हमें पता था कि इतना जाएगा, है ना। ये मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था टेलीग्राम, जो लोग नए हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज़ प्रेडिक्शन का फाइनल रिज़ल्ट आ गया। बस मेरा वही कहना था कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिलाते ना, उन लोग के लिए आसान होता है कमेंट्री करना बाहर बैठ के, कि बहुत ईज़ी पेपर आया था, 130-35, उनको ही बैठा दो एग्ज़ाम में तो 110 क्रॉस ना हो उनसे, है ना। तो ऐसे लोग को थोड़ा बचना चाहिए इन सब फॉल्स प्रेडिक्शन से, या तो प्रेडिक्शन ही ना करो। अगर आपको नहीं जम रहा है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप प्रेडिक्शन करोगे। अब आगे क्या करना है, जिन लोग का प्रीलिम्स निकल गया है, ठीक है, और जिनका नहीं निकला है, तो वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप आज बैठ के अपना स्टडी प्लान बना लीजिए, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए अलग प्लान होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम है, ऑफिस आवर रहता है 10 टू 6 या फिर 10 टू 5 जो भी है ना। तो आपको इस टाइप से प्लान बनाना पड़ेगा कि शाम के टाइम आपको 4 से 5 घंटे, और मॉर्निंग में 2 या 3 घंटे, 2 घंटे बोल दीजिए, है ना। तो मोटा-मोटा ये वर्किंग प्रोफ़ेशनल को ना 5 से 6 घंटे मतलब मैक्सिमम ये 5 से 6 घंटे ही मिलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये उनका शेड्यूल अलग रहेगा, उनके फ़ोकस एरिया थोड़े अलग रहेंगे, और चूँकि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो क्या प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। ओल्ड एस्पिरेंट हैं, तो
उनका क्या होता है, जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनके कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाए रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका भाषा लैंग्वेज में थोड़ा कंट्रोल अच्छा रहता है और कुछ और सब्जेक्ट्स में उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड रहते हैं, है ना? तो उनको उन चीज़ों पे फ़ोकस करनी है जो उनके वीक एरिया हैं, तो इनका शेड्यूल थोड़ा-सा अलग रहेगा, ठीक है? और जो नए एस्पिरेंट हैं, नए एस्पिरेंट से मतलब जो पहली बार या दूसरी बार में जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, उनके शेड्यूल थोड़े अलग रहेंगे क्योंकि उनको जो टेस्ट देना है तो उसके लिए भी उनको पहले मेंस की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? तो इनको क्या है, मेंस का पूरा डेडिकेटेड अ वो तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? तो मेंस का ये टेस्ट, सॉरी, मेंस प्रिपरेशन। तो न्यू एस्पिरेंट और ओल्ड एस्पिरेंट दोनों के शेड्यूल एक जैसे हो नहीं सकते, इसीलिए मैं कोई एक डिटेल शेड्यूल नहीं बता रहा। बस ये है कि क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए, वो मेरे डिस्कशन का पॉइंट था। तो आप जो शेड्यूल बनाओगे उसमें क्या इंक्लूड रहना ही चाहिए। पहला तो ये है कि लैंग्वेज डेली पढ़ना है, ठीक है? हम लोग अपने चैनल में भी चला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा या फिर आप देखोगे रिज़ल्ट, तो जिन्होंने लैंग्वेज मतलब पेपर 1 में अच्छा स्कोर करा है, उनको उनके सक्सेस के चांस ज़्यादा हैं, है ना? क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, बाकी पेपर 3, 4, 5, 6, 7 इन सब में मोर और लेस ना सेम नंबर मिला है सबको, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन लैंग्वेज आपको मतलब लैंग्वेज है, ए से है और पेपर 4 है। ये 3 है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस ले आ पाते हैं, 2 लोगों के मार्क्स में। और दूसरा पर्पस वही था कि लैंग्वेज को एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, है ना? तो आपको डेली बेसिस पढ़ना होगा और थोड़ा-थोड़ा पढ़ना होगा, तब कहीं वो रिकॉल हो पाता है। और है भी बहुत सारी चीज़ें, तत्सम, तद्भव, आपका समुच्चरित वर्ड है, उसके बाद फिर वो प्रशासनिक शब्द है, उधर इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, फ्रेज़ल वर्ब है, छत्तीसगढ़ी में वो वर्ड हैं, कवियों के नाम हैं। तो लैंग्वेज पेपर को डेडिकेटेड आप ना आधा 1 घंटा दीजिए, है ना? मैं खुद भी दे नहीं पा रहा था, उसके चलते मैंने आप लोग के थ्रू वो प्रैक्टिस शुरू करी। तो उसके चलते एटलीस्ट मुझे आधे घंटे सुबह और शाम पढ़ना पड़ता है। सुबह इसलिए ताकि कौन से टफ़ हैं वो पूछ सकूँ, और शाम को रिवीजन के लिए क्योंकि आंसर आप लोग को देना होता है। तो वैसे ही कोई बहाना बना के आप उसको डेली बेसिस पे करिए। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। जो पहले मेंस दे चुके हैं वो लोग को पता होगा कि शॉर्ट नोट्स का वैल्यू क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम 3 दिन में 7 4 दिन में 7 पेपर देने हैं। तो शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि बुक तो खोलने का टाइम नहीं मिलता। आप शाम को 6 बजे घर पहुँचेंगे पेपर दिला के, उसके बाद आपको दूसरे दिन के 2 पेपर की तैयारी करनी है। तो अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट हैंडी हो जाएगा आपको जल्दी रिवीजन के लिए, है ना? तीसरा है टेस्ट सीरीज़, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी 105 दिन है, ठीक है? तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करेंगे तो दिन बहुत जल्दी भग जाता है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू क्या होता है, आपके वीकली कुछ ना कुछ टारगेट रहते हैं कि अगले वीक ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। तो आप उसके हिसाब से लगातार तैयारी करते रहते हो, है ना? तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करिए। अब टेस्ट सीरीज़ कौन-सा जॉइन करना है, ये आपके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे मैं फर्स्ट टाइम मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ऐसा टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था जो वीकली बेसिस पे होता है। अभी भी मेरे को वही टेस्ट सीरीज़ ठीक लगता है, क्योंकि मैं 6-7 दिन रिवीजन कर लेता हूँ, पुराना जो पढ़ा है उसको, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके अलावा जो भी वैल्यू एडिशन करना है वो सब देख लेता हूँ। तो मुझे वो वीकली टेस्ट ठीक लगते हैं, है ना? तो आप अगर किसी को लगता है कि 3-3 दिन में टेस्ट देना है, तो अगर आपने पहले दे रखा है, प्रिपरेशन हो गया है, तो आप उसके हिसाब से जॉइन कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई पर्सनल कोई बायस नहीं है। वो टेस्ट सीरीज़ आपके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका आता है वीकली एनालिसिस करना है आपको। जैसे आपने पूरा वीक दे दिया, उसके बाद टेस्ट दिया, तो टेस्ट में आप देखिए कि कौन से एरिया आपसे छूट गए थे, नहीं बना, ठीक है? टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अपना जो सिलेबस का ये आप रखोगे ना, आप चेकलिस्ट रखते हो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके, तो कौन से कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो वो चेक मार्क करते रहिए, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है, अपने कलीग्स के बीच देखा है और वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, वो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, है ना? बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनका कंटिन्यूअसली स्कोर आ रहा है, रैंक आता है 200 से 220 के चक्कर में हर साल, ठीक है? तो यार ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज लाएँ, है ना? हर बार आप वही पढ़ के जाते हो, पेपर लिखते हो और ये रैंक आ जाता है। बट इस रैंक से कोई मतलब नहीं है ना? आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है।
मैं खुद भी, मेरा जैसे 16 रैंक आया है, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इस रैंक को कैसे इम्प्रूव करूँ, है ना? क्योंकि जितना नज़दीक आ जाए रहो, उतना ही ज़्यादा आपको एफ़र्ट डालना पड़ता है, फ़र्दर आपके रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने कुछ-कुछ स्ट्रैटेजी अपने लिए देखी है, देखते हैं कि कितना सफल होता है। बट कहना यही था कि आपका जो लेवल है ना, वो इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है? जैसे जो पुराने लोग टेस्ट दे चुके हैं ना, मॉड्यूल टेस्ट दे चुके हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि मॉड्यूल टेस्ट दे रहे हैं ठीक है, बट ज़रूर फुल लेंथ टेस्ट लिख के जाएँ, ठीक है? आपका जो फर्स्ट टाइमर है उनको तो सिलेबस कंप्लीशन पे पहले फोकस करना चाहिए, और वीकली टारगेट रखेंगे, मान लो मॉड्यूल वाइज टेस्ट ले रहे हैं, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो किसी दूसरे को देख के टेस्ट सीरीज़ ना जॉइन करें, आप अपने जो स्टडी प्लान है उस पे फिट बैठ रहा है, उसके हिसाब से वो आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, ठीक है? और एक्चुअली इस पे आया था मैं पहले, उस पर जाएँगे। तो आपका ये है, मतलब जो मैं ग्रुप की बात कर रहा था, तो ये जो मैं अपने चैनल में डेली बेसिस पे हम लोगों ने शेड्यूल बना रखा था, 8 मार्च, 9 मार्च इस टाइप का। तो हम लोग शुद्ध वर्तनी, समास, पत्र पत्रिका, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये छत्तीसगढ़ी, तो इस टाइप का शेड्यूल बना के रखे हैं। तो जिनको लगता है कि इस मुहिम से उनको फ़ायदा होगा, तो वो जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? होता क्या है ना, इसका पर्पज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप में उतना शेयर करते बनता नहीं। तो इसका पर्पज़ ये है कि मान लो मैंने ये शब्द दे दिए हैं, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन इनके प्रश्न को देख के ना कुछ चीज़ें आपसे नहीं बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड मेरे को नहीं आता था, रात्रि के मध्य का भाग का समय है ना? रात्रि और मध्य के भाग का समय, तो क्या होता है करके 1 वर्ड। तो ये पता नहीं था, तो मैं वापस गया बुक में, ठीक है? फिर उसको मैंने वो रिवाइज़ किया, तब कहीं याद आया, है ना? तो यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो जनरली सबसे नहीं बनता। सिंपल वाले तो सबसे बन जाते हैं, ठीक है? जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, वो सब पता ही है सबको, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो जैसे वो जो माँस ना खाता हो, ठीक है? तो मेरे से अगर मैं फर्स्ट टाइमर रहता तो मेरे से नहीं बनता। लेकिन अब मैं पढ़ चुका हूँ, मुझसे बन जाता है, निरामिष बोलते हैं इसको, है ना? तो ये छत्तीसगढ़ी के कुछ वर्ड, ठीक है? दूसरा था, ज़रूरी नहीं है कि इनसे प्रश्न आएँगे, डेफ़िनेटली नहीं है, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया था, आप लोगों को शेड्यूल इसका बाँट दिया था कि इस वीक हम लोग ट अक्षर से लेके आपका न अक्षर तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपने क्या किया, जो विनय कुमार पाठक है या फिर जो रविंद्र तिवारी है, उसमें ये जो अक्षर है ट से न तक के सारे शब्दों को याद कर लिया। जैसे आपका तत्सम तद्भव को, समुच्चयित वर्ड को, सार्थक वर्ड को, है ना? तो उससे क्या हो गया, एक तो सिंपल वाले आपको याद हो ही गए, ठीक है? उसके अलावा जो टफ़ थे उसको मैंने यहाँ पूछा। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि बिना देखे यहाँ पे कमेंट में या तो पोस्ट कर दें, या फिर आप कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी में लिख के यहाँ फ़ोटो डाल सकते हैं, ठीक है? बिना देखे करना है, ठीक है? तो जब बिना देखे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है? नहीं बनेंगी तो आपको थोड़ा गिल्ट फ़ील आएगा कि यार बन क्यों नहीं रहा है? वापस जाके रिवाइज़ करोगे, तो इससे क्या होता है, वो चीज़ें जो आपने नहीं बना पाए वो स्ट्रेंथन हो जाता है, याद हो जाता है। अब फिर वो एग्ज़ाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है? आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर जिसमें आप पार्टिसिपेट किए हो, भले वहाँ नहीं बना, लेकिन वापस जब आपने देखा, तो अब तक आपको उसका आंसर याद है। कारण क्या है कि हमें गिल्ट होता है कि यार ये बना नहीं था, अब मेरे से बन जाता है टाइप का, है ना? और एट द एंड ऑफ द डे शाम को मैं आपको आंसर दे ही देता हूँ, है ना? तो आप जिनको आंसर वैसे तो बुक में मिल जाता है, बट एक जगह मैं आंसर भी दे देता हूँ। तो हम लोग इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, हिंदी सबका वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? अभी कितने बचे हैं? 105 दिन बचे हैं, तो 105 दिन का ना समुचित उपयोग करें। जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, उनको डेफ़िनेटली 20 से 25 दिन का फ़ायदा होगा, है ना? जो लोग बिल्कुल स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर जो असमंजस में थे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उन लोगों को 2-3 दिन तो टाइम लगेगा ही, है ना? इसीलिए मैं उस टाइम भी बोल रहा था कि जिनका 110 के आस-पास आ रहा है, तैयारी शुरू करिए, है ना? बट एनीवेज़ 105 दिन अभी भी बहुत इनफ है, ठीक है? अपने स्टडी शेड्यूल बना लीजिए, उसमें हर वीक अपने प्रोग्रेस को देखते रहिए, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करिए, ताकि आपका प्रोग्रेस आपको पहले पता चल जाए। ये ना हो कि एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट तैयारी नहीं हुई है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ एक अच्छा तरीका है। देखो टेस्ट में पूछता क्या है ना, वो मैटर नहीं करता। 90% तो आते भी नहीं है टेस्ट से, ठीक है? बट पर्पज़ ये है, उसके चलते आप पूरा सिलेबस को कवर करते हो, वो आपको फ़ायदा होता है, ठीक है? अ, अब लास्ट में यार जो लोग का क्लियर नहीं हुआ है ना, तो ये तो
आप लोगों को पता ही है कि कुछ लोगों का क्लियर होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को पहले से पता था कि नहीं क्लियर होगा, बट जो बॉर्डर में थे उनके लिए डिसहार्टनिंग हो जाता है, तो वो लोग मूड ऑफ ना करें, है ना? क्योंकि अभी 3600 लोग का होना था, ये तो अथक सत्य है, ठीक है? बाकी लोग को क्या है, विदाउट टाइम वेस्ट किए जो आने वाले एग्ज़ाम है, अगर वो एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर एडीआई जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाला है, उसकी तैयारी में लग जाएँ, ठीक है? और जिनका फ़ोकस सिर्फ़ सीजीपीएससी ही है, तो अभी 4-5 महीने हैं उसमें डेडिकेटेड आप अपने मेंस को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? और फिर प्रीलिम्स, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मेथड है। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको आने वाले टाइम में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? लेकिन वहीं अगर मैं 2-3 महीने इसी गम में बिता दूँ कि मेरा प्री नहीं निकला, या फिर क्या बोलते हैं, ओवरथिंकिंग करूँ, तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना? तो तत्काल प्रभाव से आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, और जैसे ही सितंबर आएगा तब फिर प्रीलिम्स का डेडिकेटेड है ना, वो जॉइन करिएगा। ये लोग भी ना आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो, ऐसा कोई बुराई नहीं है। और रही बात ये इन दोनों का एडीओ और इसका एडीआई का, तो उसकी तैयारी भी आप जिनका टारगेट ये है, वो अभी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम है, तो वन डे के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए लगता है मुझे, मतलब थोड़ा अलग टाइप की मेहनत, आपका मेंस में ही मेहनत चाहिए, बट वन डे एग्ज़ाम में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ये मेरा कहना है, ठीक है? सो फाइनली हैप्पी होली, पहले से मैं बोल देता हूँ एडवांस में, है ना? तो अच्छे से सेफ होली खेलिए, अच्छे से होली खेलिए, और साल में एक बार आता है तो एंजॉय करिए फेस्टिवल को। बाकी पीएससी वालों ने कल कई लोग के जीवन में नए रंग ला दिए, जिनका निकल गया है ना सक्सेस के रंग। कई लोग के जीवन से थोड़ा सा रंग में भंग मिल गया 2 दिन के लिए, बट ठीक है, ये कोई एंड नहीं है ना? ये सक्सेस फेलियर चलते रहता है। तो चलिए, बेस्ट विशेस, ठीक है? कुछ भी डाउट होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक मैं कमेंट में शेयर कर दूँगा, आप वो जॉइन कर लीजिए। और ये हिंदी वाले के लिए मैं बोला था कि आप लोग का समर्थन आता रहेगा, तो ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और कई सब्जेक्ट के बारे में मानना है मेरा कि आप इंडिविजुअल पढ़ सकते हो, बट कई सब्जेक्ट को आप ग्रुप में पढ़ते हो, जल्दी याद होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम, पेपर 1, ठीक है? तो और कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। बाकी आप पेपर 1, 2 और 4, मतलब जो वो है, उसको बहुत अच्छे से करें। बाकी पेपर में मोर और लेस सबके सेम ही मार्क्स आ रहे हैं, बट फोकस सब पे करना है, ठीक है? चलिए फिर बाय।